रोहतास का जो किला था, उसकी कई तस्वीरें मैंने आपके देखी, एकदम आप यंग हैं, और रोहतास का किला जो था उस पर नक्सलियों का कब्जा होता था, कैसे मुक्त कराया था आपने? देखिए, मुक्त कराने में यदि मेरी कोई भूमिका है तो यही है कि हम लोगों ने एक पूरा अभियान चलाया जिसमें उग्रवादियों के विरोध में एक शब्द नहीं कहा, लेकिन लोगों को प्रेरित किया कि आपकी संस्कृति बड़ी अच्छी रही है, आपके पूर्वज बड़े यशस्वी थे, उन्होंने रोहतास किले को तब निर्मित किया जब ऐसे संसाधन नहीं थे, तो आपकी क्षमता असीम है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। और गांव-गांव में सोन महोत्सव नाम से प्रकल्प एक अभियान के रूप में हम लोग चला रहे थे, जिसमें कंबल बांटना, मेडिकल कैंप्स लगाना, अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स करना, ये कर रहे थे। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने जितने यूथ थे उनको टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। उस समय रोहतास किले पर यदि कोई बात करता है, जहाँ 2002 में DFO शहीद हुए हों, 6 में DSP शहीद हुए मैदानी क्षेत्र में, उस किले पर तो ट्रेनिंग कैंप्स लगा करते थे। जब मैं भी पहली बार गया था 2008 में, तो मैंने देखा था कि ट्रेनिंग कैंप से लोग भागे थे पुलिस को आते देखकर। 3 सितंबर 2008 को मुझ पर भी गोलियां चली, करीब 6 इंच से सैकड़ों गोलियां निकली थी। अच्छा। लेकिन ये बड़ा स्पष्ट था कि केवल गोलियों से तो बात बनने वाली है नहीं। उसके बाद ऑपरेशन विध्वंस भी चला, जो बहुत बड़ा ऑपरेशन था। 1000 से अधिक लोग उस पहाड़ी पर चढ़े अलग अलग क्षेत्रों से, और कॉम्बिंग ऑपरेशन आप कह सकते हैं इसको, हम लोगों ने पहाड़ पर चलाया। उस बीच में लोगों से जब जुड़ने लगे तो हर व्यक्ति के मन में एक भाव देखा रोहतास किले के प्रति। जितने आदिवासी थे, चाहे खरवार हों, उरांव हों, उसको अपना उद्गम स्थल मानते थे और बड़े गर्व से नाम लिया करते थे। और तभी मुझे लगा कि यदि इस किले को ही प्रतीक बनाया जाए तो लोगों का अपना सत्व जगेगा और लोग अपने क्षेत्र में शांति लाने के लिए प्रयास करेंगे। और वास्तव में ऐसा ही कुछ हुआ। उग्रवादियों की चुनौती बड़ी जटिल थी, जोग्राफिकली भी बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, जिसमें कि यदि एक व्यक्ति ऊपर बंदूक लेकर बैठ जाए तो एक बटालियन को चढ़ने नहीं देगा। लेकिन उस परिस्थिति में जो लोग जो हमारे पहाड़ पर रहते थे साथ में जुड़े। अभी पटना में बापू सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें रोहतास की पहाड़ी से भी करीब 100 लोग आए थे। अब सोचिए कि किस प्रकार हम लोग से आज तक जुड़े रहे। तो इस प्रकार से जुड़ाव बना, उसमें उन लोगों ने कहानी सुनाई कि कैसे हमारे क्षेत्र में शांति आई। तो अब लोग कहते हैं कि मैंने शांति लाई, लेकिन मेरी भूमिका क्या थी? मैंने लोगों को प्रेरित किया और परिवर्तन अपने आप आ गया। ऐसा परिवर्तन जिसकी लोग कल्पना नहीं करते थे। रोहतास किले पर कभी तिरंगा नहीं लहराया था। 26 जनवरी 15 अगस्त काले झंडे लहराते थे, लेकिन 26 जनवरी 2009 को पहली बार तिरंगा लहराया। 2009 लोकसभा चुनाव में BSF की कंपनी पर अटैक हुआ। उससे पहले वहाँ चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन 3 भवनों पर 16 कंपनी फोर्स लगी। तब जाकर 9 मई 2009 को पहली बार हम लोगों ने उस क्षेत्र में चुनाव कराया, जो उस समय की इंडिया की सबसे फोर्टिफाइड बूथ कही गई। कितने फोर्स लगा करके केवल 3 भवनों पर 6 बूथों पर चुनाव हुआ, जिसमें 50% से अधिक लोगों ने मतदान किया। क्षेत्र मुख्य धारा से जुड़ रहा था। उसका असर ये हुआ कि आज उग्रवाद मिट चुका है। आप दिन में रात में 24 घंटे रोहतास किले पर भ्रमण कर सकते हैं, जा सकते हैं। उसका मार्ग तो अब गवर्नमेंट अब क्लियर किया है, लेकिन एक समय लोगों ने ही श्रमदान करके उसका सड़क मार्ग तैयार किया, प्रेरित होने के बाद। ये होता है, अगर कोई IPS ऑफिसर दफ्तर में सिर्फ इसी कमरे में ना बैठे, लोगों से मिले, लोगों से बात करे, तो बहुत कुछ बदल सकता है। जैसे रोहतास के किले को नक्सलियों से मुक्त कराया गया। गोली तो चली, लेकिन गोली के अलावा भी कई मुहिम विकास वैभव ने कि यहाँ पर शिक्षा जो इन्होंने पढ़ाई की थी उसका असर। अच्छा, कौन कौन से संगठन वहाँ पर एक्टिव थे, कैसे किले का इस्तेमाल कर उससे रहे पहले थे? NIA के बारे में बात आपको कह दूं कि NIA की बात जो आप कह रहे हैं ना कि मैं लीड कर रहा था, जो तो NIA की एक बड़ी टीम काम करती है। उस समय जो टीम में हमारे IG थे संजीव सिंह साहब और DIG थे अनुराग तनखा साहब। आज दोनों आदमी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो भी इतने केसेस की बात हो रही है सब उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और भी टीम में जितने उस समय लोग थे सबकी भूमिका थी। मैं चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, तो मेरी एक मॉडल भूमिका कह सकते हैं। एक बड़ी टीम, तो जो भी घटनाएं हुई उसका जो इन्वेस्टिगेशन हो सभी की भूमिका रही है। मैं दूसरा ही जानना चाहूँगा कि वहाँ जो रोहतास की आप आपने बात की, कौन कौन से संगठन थे, किले का वो कैसे इस्तेमाल करते थे, और ये नक्सलवाद बिहार में उस दौरान क्यों ऐसे बढ़ रहा था? मतलब अब तो खत्म हो गया, क्यों, वजह क्या? देखिए, रोहतास में या बिहार के अन्य क्षेत्रों में नक्सल तो पूरे देश में चल रहा था, और उसकी एक अपनी परसेप्शन लोगों के मन में क्रिएट करना कि आपके खिलाफ शासन अत्याचार करता है और उनसे कहना कि भाई आप गुरिल्ला वॉरफेयर कीजिए। तो यही चीज़ रोहतास में चल रही थी। तो जो भी ऐसे क्षेत्र थे जहाँ टेरेन बड़ा टफ था, वहाँ पर नक्सली हावी हुआ करते थे। रोहतास उसमें सबसे अधिक डिफिकल्ट टेरेन था। तो निश्चित सी बात है कि वहाँ पर लगभग
1500-1600 स्क्वायर किलोमीटर जंगल में उग्रवादी उसका उपयोग किया करते थे, और रोहतास किला उसमें सबसे महत्वपूर्ण था। क्योंकि रोहतास किला प्राचीन काल में भी यदि आप देखेंगे तो जब मुगलों के लेखक आए फरिश्ता, तो उन्होंने लिखा कि दुर्ग अभेद्य है, इसको छल से नहीं, इसको बल से नहीं केवल छल से जीता जा सकता है। तो इसकी बड़ी कीर्ति उस काल में भी थी, और इतिहास भी साक्षी है कि जब भी रोहतास दुर्ग पर किसी ने विजय प्राप्त की, चाहे वो अफगान शासक शेर शाह सूरी हों जो बाद में भारत के भी शासक बने, तो उनके द्वारा भी बल से नहीं छल से ही इसको कब्जा किया गया। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ उस किले के बारे में चला करती थी। तो किला अपने आप में बड़ा कठिन था, लेकिन उस किले का उपयोग यदि अब समझो उग्रवादी करने लगे तो पुलिस के लिए तो और बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि किले में छुपने के भी बहुत स्थान थे, और किले को डोमिनेट करना केवल पुलिस बल के साथ बड़ा कठिन था। सीपीआई माओइस्ट उसको अपने ट्रेनिंग कैंप के रूप में यूज़ कर रही थी, और कई कैंप्स भी वहाँ पर लगने की सूचना मिलती थी, लेकिन अल्टीमेटली वी could control that situation because of the cooperation of the people at large. इस ऑपरेशन के दौरान सबसे बड़ी आपकी चुनौती, आपने बताया कि आपके ऊपर फायरिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, और मतलब ऑपरेशन, देखिए उस समय जो सबसे बड़ी चुनौती के रूप में मैं देखता था, आज भी देखता हूँ, वो था उस पहाड़ी पर चुनाव कराना। क्योंकि उससे पहले तक लोग कहा करते थे कि नक्सलियों के डर के कारण मतदाता बहिष्कार करते हैं, और ऐसे बहुत सारे बूथ थे जिन पर कि पोलिंग पार्टीज जाती ही नहीं थी, वो रास्ते से लौट आई करती थी दहशत के कारण। लेकिन मेरे मन में था कि जब तक चुनाव नहीं होगा तो लोग कैसे जुड़ेंगे, तो चुनाव कराना तो परम आवश्यक है। और इसीलिए पहले तो हम लोगों ने चुनाव आयोग से बात करके वहाँ पर बूथ बनवाए, और बूथ बनवाने के साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कंपनी भी स्थापित की गई, बड़े अच्छे से ऑपरेशंस चलने लगे। 16 अप्रैल 2009 को चुनाव होना था, लेकिन 14 की रात में अचानक खबर मिली 10:30 बजे कि कंपनी पर हमला हो गया है, एक जवान घायल हैं और बाकी गोलियां चल रही हैं। तो ये बड़े आश्चर्य की स्थिति थी कि भाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे कैसे हमला हो गया, किसी को भी पूरी कंपनी वहाँ लगी हो। तो मेरे मन में तो पहले अवश्य नहीं था, लेकिन फिर कुछ समय के बाद लगा नहीं, बात तो सही हुई है। और पहाड़ी क्षेत्र उस समय ऐसा था कि वहाँ पर न तो टेलीफोन काम करता था, न वायरलेस सेट काम करते थे, और सेटेलाइट फ़ोन मेरे पास तो नहीं था जब गोलियां चली थी, लेकिन संयोग से जो बीएसएफ की कंपनी थी उसके पास एक सेटेलाइट फ़ोन था, तो सेटेलाइट फ़ोन से ही खबर मिली, और रात भर सेटेलाइट फ़ोन से ही बात होती रही। हम लोग यही कहते रहे कि भाई आप गोलियों को बचा कर उसका उपयोग कीजिए, क्योंकि रात में यदि आप चाहेंगे तो कोई रीइंफोर्समेंट आपको कहीं से मिलने वाला नहीं। और तब इस परिस्थिति में गोलियां चली, करीब मुझे लगता है 3 बजे रात तक गोलियां चली, और सुबह 6:30 बजे मैं भी स्पॉट पर पहुंच गया था, जो कि अंधेरे में चढ़ना संभव नहीं था। फर्स्ट लाइट के साथ हम लोग चढ़े, और जब चढ़े तो काफ़ी गोलियों के अवशेष मिले, रॉकेट लॉन्चर से भी हमला हुआ था, उसको भी हम लोगों ने देखा। और तब ये लगा कि इस समय तो चुनाव नहीं हो सकेगा, क्योंकि गोलियां इस कंपनी की समाप्त हो गई हैं, अगले ही दिन चुनाव है, कहीं से भी लोकसभा चुनाव पूरे देश में चल रहे थे, तो कहीं से भी अगर गोलियां मंगाएंगे भी तो भी समय लगेगा, सभी जगह कंपनी डिप्लॉयड है। तो कल यदि हम लोग चुनाव करते हैं तो इसका मतलब है कि आज रात कंपनी को रहना होगा, और आज रात फिर अटैक हुआ तो कंपनी क्या करेगी। तो तब उस समय मैंने एक निर्णय लिया कि इस कंपनी को भी यहाँ से हटा देते हैं। तो इस कंपनी को 3 बूथ पर चुनाव कराने थे, और 3 बूथ पे तो कंपनी एक जगह रहेगी भी नहीं, 3 भागों में बट जाएगी, तो कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो उस समय हम लोगों ने उसको वहाँ से डिस्प्लेस किया, नीचे सुरक्षित स्थान पर लाए, लेकिन चुनाव तो कराना था, चुनाव तो होना ही था। तो तिथि निर्धारित हुई 9 मई। अब स्थिति ऐसी हुई कि गर्मी बहुत थी, पहाड़ के ऊपर पानी के स्रोत नहीं थे, और तिथि निर्धारित थी 9 मई, तो इसका मतलब उग्रवादी भी जानते थे कंपनीज तो आएंगी चुनाव कराने। तो उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी, लैंडमाइंस बिछा रखे थे, मोर्चाबंदी कर रखी थी कि अगर पुलिस चढ़ेगी तो हम लोग चढ़ने नहीं देंगे। इस परिस्थिति में चुनाव करना कितना कठिन हो सकता है आप स्वयं सोचिए। और तब हम लोगों ने ऑपरेशन प्लान किया। उसके अलग अलग आयाम थे, एक तो था कि फोर्सेज हमारी चढ़ जाएं, बूथों पर पहुंच जाएं, दूसरा था कि जो जल का संकट है इसको कैसे इसका निदान हो, कैसे जो कंपनीज रात में रुकेंगे उनको पीने का पानी मिल जाए, खाना बनाने के लिए पानी मिल जाए। इसमें यह भी डर था कि ऐसा ना हो कि जो कुएँ हैं उसमें कोई पॉइजनिंग कर दे, तो बहुत सारे उस प्रकार से एनिमी टेरिटरी में आपको घुसना है, वैसा भाव था। तो उसमें जब उन्होंने तैयारी की तो उस समय झारखंड से पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की एक बड़ी मशीन आई जो चापाकल तुरंत लगा सकती थी स्पीड में, उसको हम लोग लाए। फोर्सेज हम लोगों ने 3 जगह से 8 मई को चढ़ाना शुरू किया, जिसमें एक रोहतास किले से चढ़ी, एक दूसरे रास्ते से चढ़ी, एक तीसरे रास्ते से चढ़ी। पहली फोर्स हमारी वही पहुंची जो रोहतास किले से चढ़ी थी, उसने पहाड़ी को डोमिनेट किया। तब जाकर धीरे धीरे करके हम लोगों ने सारी
पोलिंग पार्टीज़ को ऊपर चढ़ाया। तो पोलिंग पार्टी जो रात में 7 में कंपनीज़ के रुकी, बुधवा, धनसा और सोली 3 गांव थे जहां पर हमारी सारी फोर्सेज रुकी। उस रात में कोई हमला नहीं हुआ, फोर्सेज बड़ी संख्या में थी, एक एक कैंप में 3-3 कंपनीज लगी थी और बाकी कंपनी नीचे थी। जो अगले दिन फिर जब चुनाव हुआ तो आरोपी लगी, लोग गए और हेलीकॉप्टर भी था, यदि कुछ घटना होती है तो रेस्क्यू के लिए उस हेलीकॉप्टर से ही फिर ईवीएम भी हम लोगों ने नीचे भेज दिया करीब 3 बजे जब इलेक्शन खत्म हुआ। तो एक बड़ी चुनौती थी और उससे बड़ी चुनौती थी कि अब सबको लेके वापस आना। फोर्सेस तो चली गई, चुनाव भी उन लोगों ने करा लिया, लौटेंगे शाम हो जाएगी। मुझे याद है कि 7:45 बजे शाम में फाइनली मेरे पास रिपोर्ट आई कि सभी लोग एक एक व्यक्ति जो वहाँ गए थे चुनाव कराने अपने कैंप में लौट के सुरक्षित पहुँच गए और तब खुशी की कोई सीमा नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई असंभव जो है संभव हो गया है, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन पूर्ण हो गया है। और अभी भी मुझे लगता है कि जीवन में यदि बड़ी उपलब्धियों की बात करूं तो इसको मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। इतने चुनौतीपूर्ण वातावरण में जहां गोलियों से कभी भी किसी व्यक्ति का नुकसान तुरंत हो सकता था, लैंडमाइन से हो सकता था, लेकिन हम लोग चुनाव करा पाए। उसका प्रतिफल ये मिला कि उग्रवाद मिट गया। हाँ भाई, रे मुझे कोई दे दे जहर। जार छोड़िए, कार लग रहा है। अरे क्या बात की अब, मुझे माना मानना चाहिए अकेला वाला समझदा। हाँ भाई, कितना वो लगता है। तो उनसे मत पूछिए, हम तुम बताए हुए हैं। दूसरे सीजन के 100 एपिसोड लग गए। गाड़ी चलेगी, हवा लगेगी।